चलो क्लास शुरू करते हैं बेटा। नाउ सबसे पहले बताओ तो इस एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया क्या है बेटा, बोलो। एक रिएक्शन किस हालात में स्पॉन्टेनियसली बिहेव करेगा, बोल बेटा। तो डेल जी नेगेटिव होगा। डेल जी नेगेटिव। अच्छा, डेल जी नेगेटिव होने का बजाय अगर डेल जी 0 हो गया तो उसका क्या मतलब निकलता है? इक्विलिब्रियम होगा। डेल जी पॉजिटिव है तो और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये बताओ कि एक रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो तो डेल्टा जी पे डिपेंड करता है बेटा। डेल्टा जी पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बोलो। सर टेम्परेचर ऊपर तो रेट कांस्टेंट डिपेंड कर। टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट, यहाँ डेल्टा जी का बात हो रहा है ना बेटा। तो डेल्टा जी में टेम्परेचर कैसे, तो अभी अभी आप लोग क्या बोलेंगे, सर डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अगर सवाल यहाँ पे ये आ जाए कि फिर टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी कैसे वेरी करेगा, यही सब तो पढ़ के आने बोले थे बेटा आप लोगों को। तो आपको बोलना चाहिए था ऐसा कि सर यहाँ देखो, अगर डेल्टा जी के साथ टेम्परेचर का बात हम लोग करने बैठ जाए तब हम लोग को इस इक्वेशन पे आना होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल, है ना। याद करो तुम लोग क्या पढ़े थे सर, डेल्टा जी नेगेटिव होते गेले। हाँ, तो सुनो इसमें कई सारा क्राइटेरिया था, और जब टेम्परेचर का हाँ, फैक्टर आएगा बेटा तब अकेला डेल्टा जी नहीं, आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पे बात करना होगा। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, बोलो, तब ऐसे कंडीशन पे बेटा टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू रखो, डेल्टा जी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। देखो तो सर डेल एच तक কিছু হবে না। डेल एच এটা বলতে হবে তো। नहीं, अभी हम आ रहे इस पे, ठीक है ना। अब अगर इसमें डेल्टा एच को नेगेटिव को, याद है इसमें हम लोग 4 कंडीशन पढ़े थे, नेगेटिव हाँ होगा, सर। पॉजिटिव, है ना। हाँ सर। इसी चीज को अब देखो, मैटर हम टेम्परेचर पे क्यों बात कर रहे बेटा। एलिंगम डायग्राम है क्या, पहले वो सुनो। एलिंगम डायग्राम एक ग्राफ है जो डेल्टा जी और टी के बीच में प्लॉट किया गया बेटा। और एलिंगम डायग्राम जो आप पढ़ने बैठोगे बेटा, अभी अपना माइंड सेट कर लो कि आपको डायग्राम कैसे बनाना ये नहीं पढ़ना है बेटा। डायग्राम आपको बनाकर दे दिया जाएगा, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डायग्राम है, उस डायग्राम को यूज कैसे करना आपको ये सीखना है। बट बिफोर दैट डायग्राम का एक इंट्रोडक्शन दे दे, समझा देते हैं। यहाँ पर याद रखना कि डेल्टा जी वर्सेस टी में ग्राफ बनता है, और डेल्टा जी किसका, तो आंसर है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो इसका मतलब होगा मेटल जो सॉलिड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ये गैस होगा और ये सॉलिड होगा। अब कुछ सवाल का जवाब दो बेटा, फटाफट जवाब दो। आपके सामने जो ये फॉर्मेशन है, समझ में आ रहा फॉर्मेशन? हाँ सर। ठीक है। वैसे बोलो तो क्या हम सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, कुछ एक हम गड़बड़ किए फॉर्मेशन के इक्वेशन बनाने में, थर्मोडायनेमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सॉलिड হবে না তো, ওটা সলিড হবে না মা, লিকুইড, মেটালটা লিকুইড হবে তো। পুশ পুশ, না না আমি সেটা বলছি না। এ বাবা কি বলছিস, কোথায় পড়লি বাবা মেটাল লিকুইড হবে? হ্যাঁ তুই কোন জায়গায় চলে গেছিস? बैलेंस्ड नहीं है बेटा यहाँ बैलेंस नहीं है, यस दैट्स द पॉइंट। बैलेंस करो इसको, हाफ O2 हाफ O2, यस। क्योंकि थर्मोडायनेमिकल बैलेंस के हिसाब से क्या हो रहा है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड मतलब इसकी बात कर रहे हैं। और याद करो थर्मोडायनेमिक्स में क्या सिखाए थे कि जिसकी बात करेंगे वो हमेशा 1 मोल होना चाहिए, उसको 1 मोल होने के इसको हाफ होना होगा, है ना। अब मेरे को ये सवाल का जवाब दो, इस वक्त जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन में 2 चीज मेरे को बताओ कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। टेल सर डेल एस नेगेटिव। नेगेटिव
डेल एच भी नेगेटिव। बोलो डेल्टा एस। सर नेगेटिव। वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव। गैस से सॉलिड में जा रहा है। हाँ सर गैस থেকে সলিড হচ্ছে हाँ, एंट्रोपी तो यहाँ डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। और डेल्टा एच, सर नेगेटिव। वो भी नेगेटिव। वाई नेगेटिव। सर डेल्टा एन नेगेटिव। ना, आप लोग याद करो, आपको हम क्या पढ़ाए थे बेटा? Combustion ऑल reaction. कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, याद है? Yes, एक्सेप्ट sir. नाइट्रोजन Yes, कंटेनिंग sir. कंपाउंड। याद आ रहा है स्टेटमेंट मेरा? ऑल कंबशन कंपाउंड आर एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, रिमेंबर? हाँ सर। Yes, sir. तो बोल बेटा, अब इस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या बन जाएगा? স্যার ভ্যালু দেখতে হবে তো স্যার। हाँ? सर डेल्टा वैसे एच क्या यदि देखना होगा बेटा? बेशी क्या हाँ आप लोग सब गाजर पी के बैठे हो? अब बोलोगे ना सर, नाउ द इक्वेशन विल बिकम माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। হ্যাঁ স্যার তারপরে জি এরটা তো নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে ওটা তো দেখতে হবে। আরে না না, আমি সেটা বলছি, আমি বলছি যদি এই কন্ডিশনটা হয় তাহলে ডেল্টা ইকুয়েশনটা মডিফাই এটা হবে। यस सर। यहाँ तक ओके है बेटा? बोल ठीक है। हाँ तो सर। तो अब हम पूरा डिलीट करें, फिर से लिखने जा रहे, सुनना। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बना? हमारा इक्वेशन बन गया डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन में हम लोग जब एलिंगम डायग्राम, फिर से बोलते बेटा, एलिंगम डायग्राम किसके वर्सेस किसका प्लॉट होता है? सर डेल जी Delta टी। G versus है ना? temperature. तो डेल्टा जी वर्सेस, तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता है वो डेल्टा जी और टी के। तो डेल्टा जी का मतलब बेटा कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। और टी का मतलब कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पे प्लॉट कर दे बेटा, ये मेरा वाई है और टी मेरा एक्स है, तो इसका मतलब ये मेरा एम होना चाहिए और ये सी होना चाहिए। Yes, sir. तो बोलो इक्वेशन क्या बन गया? y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। देख सी माइनस में है, चेक कर। हाँ sir. हाँ तो सर। बोल एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसे बनेगा? नीचे इंटरसेक्ट होगा. यहाँ होगा ना? नीचे से शुरू होगी। हाँ, आ रहा समझ में? ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ। तो मजेदार चीज ये है बेटा कि आप जब एलिंगम डायग्राम पढ़ोगे तो एलिंगम डायग्राम में जब आप ग्राफ को पढ़ने बैठोगे, हम एक बार ग्राफ को फिर से लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो। एलिंगम डायग्राम में जब आप ग्राफ को पढ़ने बैठोगे तो आपको ग्राफ को पहले कैसे देखना, किस नजर से देखना बेटा, वो सुन ले। तो ग्राफ तो ऐसे बनेगा बेटा, ये डेल्टा जी होगा और ये टी होगा, यही होगा ना? लेकिन बेटा आपको हाँ जो सर। ग्राफ पढ़ना है बेटा वो ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि आपको ग्राफ ऐसे पढ़ना है। अब देखो, डेल्टा जी माने आपको ग्राफ ये नहीं पढ़ना है, आपको ग्राफ ऐसे पढ़ना है। समझ रहा बात? हाँ सर। नीचे का हिस्सा क्यों? बोलो, समझेंगे बात। बोलो, इसके ऊपर 3 कंडीशन दे रहे बेटा आपको, बताना। यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू कितना होगा? जीरो। 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 और यहां पर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। Positive. और यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव। नेगेटिव। तो बेटा स्पॉन्टेनियस का खेला तो नीचे मिला ना हम लोगों को। हाँ सर। समझ में आया? ग्राफ का पैटर्न समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। अब आओ ग्राफ पे आते हैं। ये देखो, ये आपका ग्राफ है और ग्राफ का प्लॉटिंग पे ध्यान दो। ग्राफ का प्लॉटिंग पे ध्यान दो बेटा। तो बोलो, देख ओरिजिन यहां दिखाया जा रहा है, देख है ओरिजिन यहां ऊपर है ना? ओरिजिन नीचे नहीं है बेटा, याद रखना, ओरिजिन ऊपर हो गया है। ठीक है, अभी आपको हम क्या बताए थे
कि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ग्राफ ऐसे पढ़ेंगे। तो ये वाला सेक्शन बेटा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके नीचे तो सब नेगेटिव आएगा, तो देख सब नेगेटिव वैल्यू, देखो ये सब नेगेटिव वैल्यू चल रहा है, ये 0 है। ग्राफ प्लॉटिंग पे ध्यान दे बेटा, ग्राफ कैसे बना वो सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ग्राफ है। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा जी और टी का ग्राफ है ना बेटा, ये देखो ये डेल्टा जी है और ये टी है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर। अब तुमको ये समझना है कि इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको हम ये बताएं कि ग्राफ कैसे बनाया गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे बेटा, हमारे पास इक्वेशन जो होगा वो होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये जो ग्राफ है डेल्टा जी किसका है? फॉर्मेशन ऑफ Oxide. तुम देखो जितना भी इक्वेशन है देखो तो सब में ऑक्साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर। तो सब ऑक्साइड बना रहा है, चेक कर, ऑल आर ऑक्साइड फॉर्मेशन। देखो है सब ऑक्साइड का फॉर्मेशन। Yes. तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन में डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अभी भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। और अगर इन दोनों कंडीशन को इसमें डालेंगे बेटा तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, जो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y इक्वल्स टू माइनस सी प्लस एम एक्स। यानी ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि एलिंगम डायग्राम में स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Delta S. डेल्टा एस। डेल्टा एस, एंट्रोपी। समझ में आया बेटा यहाँ तक का बात? तो ग्राफ कैसे प्लॉट किए गए वो समझा दिए। अब ग्राफ का यूज पे ध्यान देना है, ग्राफ क्या बोल रहा है। अब एक चीज का सवाल, अब एक चीज पकड़ो। देखो तो मान लो से फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं, चलो जिंक ऑक्साइड का ग्राफ लेते हैं। यहाँ देखो ये यहां तक आया बेटा, उसके बाद यहां से चेंज हो गया। जहां जहां पे स्ट्रेट लाइन चेंज हो रहा तो याद रखना वहां पर फेज ट्रांजिशन होता है। क्या होता है बेटा वहां पर? फेज ट्रांजिशन। फेज Phase ट्रांजिशन का मतलब transition. क्या हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड से वो गैस में चला जाएगा। अगर आपसे एक सवाल पूछे, फिर से देखो बता दे रहे बेटा, आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्राफ बना कर दे देगा और आपको ग्राफ को बेस करके क्वेश्चन पूछेगा। तो चलो, तो अगर आपसे एक सवाल पूछेंगे कि इस वक्त जो आप डायग्राम देख रहे हैं और किस मामले में फेज ट्रांजिशन दिख रहा है, दिख कर बताओ। सो मैग्नीशियम है ना, देखो यहाँ पर चेंजेस हुआ। जी Yes, सर। ठीक है, तो जहां पर लाइन चेंज हो जाए कुछ, जैसे देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ऊपर, यस सर। है ना। तो जहां पर स्ट्रेट लाइन चेंज हो जाए, अपना डायरेक्शन बदल दे, समझ जाना वहां पे क्या हो रहा है बेटा? फेज ट्रांजिशन हो रहा है। यहां तक की बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब जैसे जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, इस ग्राफ को और ऊपर तक ले जाओ। तो अगर हम और ऊपर तक ले जाएंगे तो ये ग्राफ और ऊपर तक मतलब ऐसे जाएगा। तो बोल इस पॉइंट पे डेल्टा जी का वैल्यू जीरो। जीरो। और ग्राफ अगर इसके ऊपर चला गया यानी यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हाँ। है ना। और ये कब होगा? अब एक चीज और समझो, जब आप टेम्परेचर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो जहां पर ये आ रहा है इसके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। मान लो ये परपेंडिकुलर यहां पर आया एंड से दिस वैल्यू इज 1600-1700 के बीच में से मान लो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 1800 डिग्री सेंटीग्रेड विल मेक दिस इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस। यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब और कुछ सुनो यहाँ पर, यानी कि अब एक सवाल का जवाब दो कि इस ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ भागेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ भागेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों हो सकता है। जैसे देखो दोनों हो सकता है। अगर आपसे हम पूछेंगे बता बेटा इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन Non-spontaneous. है ना, लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे बेटा इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पॉन्टेनियस। यानी जो ग्राफ ऊपर भागेगा बेटा वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जो नीचे की तरफ आएगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। खेल समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और याद रखना, यहाँ पे एक और सवाल आता है स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? तो बोलते स्टेबल होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बेशी।
कम होना चाहिए, जितना कम नेगेटिव, नेगेटिव माने हाँ। कम होगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपसे पूछेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल? Magnesium oxide. Magnesium oxide. आ रहा बात समझ में? लेकिन Yes, sir. अगर आपसे एक सवाल पूछ ले, एट व्हाट टेम्परेचर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी सेम? तो देखते इस पॉइंट पे दोनों का स्टेबिलिटी सेम नहीं होगा। A point. Yes, sir. आ रहा है Yes, समझ में? yes. ग्राफ का यूज समझ में आ रहा है बेटा? जी sir. ठीक है। और साथ में ये भी याद रखना कि ये ग्राफ आपको एक और आइडिया देता है कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। तो याद रखना, नीचे वाला ग्राफ बेटा ऊपर वाले ग्राफ को रिड्यूस कर सकता है। समझना, यहाँ बड़ा भयंकर क्वेश्चन बनता है। बोलो, अगर आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो तो बेस्ड ऑन दिस ग्राफ आप किस रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करना चाहोगे? ऑप्शन दे रहे हैं, कार्बन, जिंक, ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम। Magnesium. आंसर होगा मैग्नीशियम। Magnesium. लेकिन यहां पे भी क्राइटेरिया बेटा, इसको भी समझना। आंसर मैग्नीशियम है, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करो और टेम्परेचर को पता करो, मान लो हाइपोथेटिकली ये टेम्परेचर 1200-1600 के बीच है, मान लो ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लेकिन 1400 के ऊपर अगर आप चले गए बेटा, तब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को नहीं बल्कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि देखो अब वो ग्राफ ऊपर चले गया, एल्यूमिनियम नीचे आ गया। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है बेटा? 1400 के ऊपर, लेकिन फिर एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा हो जाएगा। खेल समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो यही एप्लीकेशन बेटा आपको समझना, और इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस करके आएगा। एक साथ इतना कुछ नहीं पूछेगा, कोई भी एक पूछ लेगा। तो चलो एक एक करके सवाल पूछते हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, ठीक है? ये देखो, पहले स्टडी कर लो, ग्राफ को देख लो। अब देखो तो ग्राफ कैसे बना है, जो भी आपको सिखाए थे ना कि ग्राफ एक्चुअली में कैसे बनता है बेटा, ऐसे बनता है ना। यहाँ पर डेल्टा जी होता है, यहाँ से ये उठता है, फिर ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं पढ़ना, नीचे वाला पार्ट पढ़ना। तो ग्राफ ये दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. अब पहला पार्ट देखो तो, पढ़ो इसको। बोलो, SiO2 का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा वो स्टेबल 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 2500 पे जाते जाते देखते ग्राफ तो ऊपर चला गया। हाँ सर। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाए थे कि इस ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है। Decrease. अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो स्टेबिलिटी Increase. इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो फिर से समझते हैं। एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर किसका फेस ट्रांजिशन हो रहा है, मैग्नीशियम। Magnesium. पढ़ो तो इसको। और एक नहीं, दो बार फेस ट्रांजिशन हुआ। देखो तो, एक लगभग यहां पर हुआ है जो कि 1000 के आसपास है, और एक यहां पर हुआ जो कि 1500 के आसपास है। तो पहला ट्रांजिशन क्या हुआ बेटा, सॉलिड से लिक्विड, और दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, लिक्विड से गैस। पढ़कर देख, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि आप एलिंगम डायग्राम से ये भी पता कर सकते हो कि किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है। पढ़ और बोल, समझ आ रहा है कि नहीं? बात करते रहना बेटा, चुप मत बैठ, पढ़ और बोल। ये सब एनालिसिस का मैटर है, बोल। Yes, sir. यस देखो ना, सर। यहाँ पे ग्राफ आपको क्या बता रहा है बेटा, लगभग ये देखो ना, लगभग 800 केल्विन, तो ये ठीक है 1000 के आसपास है ये ग्राफ। और यहाँ बोला 1400 केल्विन लगभग, इसका मतलब हो रहा है लगभग, ये लगभग 14, ठीक है। ये इस दो पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिला है, एब्रप्ट चेंजेस हो रहा है। ये चेंजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब सॉलिड से लिक्विड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो मेल्टिंग हुआ वहां पे। और जब लिक्विड से गैस हुआ तो वो बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग हुआ है ना। चलो एक बार फिर से बात करते हैं। अब अगर आपसे एक सवाल पूछे कि T1 टेम्परेचर दिख रहा है, हाँ सर। T1 टेम्परेचर पे
कौन ज्यादा स्टेबल है, सिलिकॉन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ना मैग्नीशियम का ऑक्साइड? सिलिकॉन और मैग्नीशियम सिलिका सिलिकॉन ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखो स्टेबिलिटी टेम्परेचर T1 पे सेम है ना? यस सर अगर इस ग्राफ से आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का T1 टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, तो देख तो ये होगा। यस सर अभी आपको हम क्या बताते हैं, जो ग्राफ ऊपर भागेगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, यस सर हाँ सर है ना? अच्छा, तो ये स्टेटमेंट पढ़कर देखो तो समझ आ रहा है। और T1 से ज्यादा टेम्परेचर Yes. पे चला जाए तो अगर बोल दिया जाए टेम्परेचर ग्रेटर देन T1, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। इन बिटवीन SiO2 सिलिका most देन मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड एंड देन सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना? तो अब देखो तो इसके बाद मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर चला गया तो मैग्नीशियम विल बी लेस स्टेबल। less stable. एप्लीकेशन समझ में आ रहा है बेटा? बस यही आपको समझना ग्राफ को। आपके पास कोई भी एक पॉइंट को उठा करके क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दे तो यहाँ से कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा? क्वेश्चन बता दे रहे, सुनो, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस कर पाएगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड को सिलिकॉन रिड्यूस कर पाएगा? कंडीशन दे दे, टेम्परेचर लेस देन T1। Magnesium oxide को silicon करता है. सिलिका रिड्यूस ये वाला इक्वेशन फॉलो होगा। क्या बताए थे, नीचे वाला ऊपर को रिड्यूस करेगा, ठीक है? तो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। समझ रहे बात? हाँ सर और अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन T1 हो जाए तो कौन किसको रिड्यूस करेगा फिर? तब आप बोलोगे सर सिलिकॉन जो है वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ऑक्साइड हाँ सर समझ रहे बेटा आप लोग एप्लीकेशन? हाँ सर पढ़ो इसको। हाँ? समझ आया बेटा आप लोगों को एलिंगम डायग्राम का एप्लीकेशन? Yes sir. यस एक बार सर फिर से क्विक रिवीजन कर दे रहे बेटा। एलिंगम डायग्राम का रिवीजन, क्विक रिवीजन। एलिंगम डायग्राम किसके वर्सेस किसका ड्रॉ किया गया? डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ है ये। जहां पर ये डेल्टा जी किसका है याद रखना, ये डेल्टा जी एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का फॉर्मेशन का डेल्टा जी है इसके। और इस पूरे प्रोसेस में याद रखेंगे कि डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है और डेल्टा एस जो होता है वो सॉरी ये भी नेगेटिव होता है। हाँ, यहां से देखो एक मजेदार क्वेश्चन और बन सकता है कि आप देखो सब ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों? तो आप बोलेगे सर यहाँ पे मामला थोड़ा सा बदल गया, सॉलिड गैस गैस, यहाँ देखो दोनों तरफ गैस आ गया है, लेकिन बाकी में देखोगे सॉलिड गैस सॉलिड, सॉलिड गैस सॉलिड, है ना? सॉलिड गैस सॉलिड, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, इसलिए इसका नेचर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो समरी में क्या क्या बात करेंगे बेटा? डेल्टा जी और डेल्टा टी का ग्राफ है ये। डेल्टा जी फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा, यानी जिंक किसको रिड्यूस कर पाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। जहां पर आपका ग्राफ बेंड कर रहा है वहां पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ग्राफ जितना ऊपर जाएगा ऑक्साइड का स्टेबिलिटी इतना डिक्रीज करेगा, ग्राफ जितना नीचे आएगा ऑक्साइड का स्टेबिलिटी इतना इंक्रीज करेगा। यहां तक ओके बेटा आप लोगों को? Yes sir. ठीक है? यस सर ये था बेटा एलिंगम डायग्राम का एप्लीकेशन। याद रखना एलिंगम डायग्राम आपको ड्रॉ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है बेटा? उसका एप्लीकेशन ध्यान में रखना है। पढ़ तो इसको आप। जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कौन करेगा? जो लॉजिक बताया क्या बताया कि नीचे वाला रिड्यूस करेगा। हाँ सर सिलिकॉन sir. को तो सिलिकॉन भी मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीशियम भी रिड्यूस कर सकता है। लेकिन सोचो अगर यही ग्राफ को थोड़ा सा और आगे ले जाते हम ऐसे,
और बोलते मान लो कि ये टेम्परेचर T2 है, बोले टेम्परेचर ग्रेटर देन T2 जिंक ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करेगा? सो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तब सिलिकॉन नहीं कर पाएगा, है ना? समझ में आ रहा ग्राफ? क्लियर है बेटा? तो बोल आगे बढ़ेंगे। ओके, समझ में आया? Yes, sir. तो ये हो गया बेटा डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। अब आप बात करते हैं कुछ एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन के बारे में। और याद रखना यहाँ पर जो आपको हम एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन पढ़ा रहे, यहाँ पर आपको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तीनों का बात करें। बोल सोडियम का एक्सट्रैक्शन माने कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक। अब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखना होगा कि सोडियम का क्या क्या और होता है, सबको फॉर्मूला याद रखिए। अब आगे देखो, सोडियम को पता होना चाहिए कि रॉक सॉल्ट भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, पता है? ये देखो, ये जो आपके पास ओर्स है, ये कुछ ओर्स से आपका मुलाकात करवा दे रहे, जस्ट देख लो। एक और हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, ये देखो सोडियम कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। ये कौन है? ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4। सोडियम नाइट्रेट ऑल्सो नोन एज चिली सॉल्ट पेट्रे। क्रायोलाइट ऐसा दिखता है जिसका फॉर्मूला है 3NaFlF3 और Na3LF6 भी बोल सकते हैं, हेक्साफ्लोराल्यूमिनेट। बोरैक्स, ये बोरैक्स है बेटा। तो ये सब सोडियम का ओर है, फेल्ड्स्पर ये सोडियम का ओर है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम पे। सोडियम को एक्सट्रैक्ट, तो सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कई मेथड है बेटा आपके पास। उनमें से एक है कैस्नर प्रोसेस जिसमें फ्यूज्ड NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और एक है डाउन्स प्रोसेस जिसमें फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब आपको ये सब इंफॉर्मेशन याद रखने की, कैस्नर प्रोसेस में कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। तो एनोड होता है निकल का सिलेंडर, कैथोड होता है स्टील रॉड। इस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब ये कैथोड या एनोड का रिएक्शन है, तो कैथोड पे आपको सोडियम मिल गया। अब आ जाओ दूसरे प्रोसेस पे। यहाँ पे आपको बताया गया कुछ इंफॉर्मेशन है कि सोडियम का कलेक्शन कैसे होता है। ये Na होगा, सोडियम being lighter floats on surface, hence collected by perforated nickel spoon and kept under kerosene। से पढ़े हैं ना बेटा आप लोग? सोडियम को केरोसिन के अंदर में रखा जाता है। अच्छा हाँ, यहां पर एक कंसेप्ट बेटा और आता है, ध्यान से सुनना। बोलो तो यहाँ पे किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ कैस्नर प्रोसेस में? फ्यूज्ड NaOH है ना? हाँ, तो यहाँ पर जब फ्यूज्ड NaOH की बात कर रहे हैं तो Na+OH-, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस मिला, ये मिला, यहाँ तक तो ओके है। अब देखो यहाँ पर आपसे एक चीज कहा गया कि एक्वस NaOH का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फ्यूज्ड, क्योंकि एक्वस NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो बोल क्या होगा? NaOH टूट के Na+ और OH- देगा, और H2 टूट करके H+ और OH- देगा। तो बोल कैथोड पे कौन जाएगा? Na+ जाएगा ना H+ जाएगा? तो H+ चला जाएगा, तो यहाँ पर H+ चला जाएगा। वही बात आपको यहाँ पे बताया गया कि H+ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए हम लोग उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात आपको ये बताया जा रहा है कि कैस्नर प्रोसेस में टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 330 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द प्रोड्यूस सोडियम एट कैथोड एंड ऑक्सीजन वो लोग आपस में रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्ट करने का मतलब क्या होगा? आप एक तरफ से सोडियम बना रहे हैं, दूसरी तरफ से सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको तो बर्बादी हो रहा है यहाँ। तीसरा पॉइंट कि यहाँ पर ग्राफाइट इज नॉट यूज्ड एज एनोड। रीजन क्या है? तो ग्राफाइट का मतलब क्या होगा बेटा? कार्बन। तो बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा तुम लोग मत बोलो बेटा, चुप रहो, हम ही बोलते हुए बोलते बेटा हाँ ना चुप। तो सबको एक एक चीज पे तेल लगाना पड़ता है। अरे बेटा हर टीचर का अपना एक प्रॉब्लम होता है, मेरा भी प्रॉब्लम समझ। आपको हम बोलते कि हम एक साइड नहीं पढ़ा पाते यार, फेस टू फेस रहते तो बेटा डंडा से धो धो के पढ़ाते तुम लोगों को, पकड़ पकड़ के पूछते। यहाँ तो आराम से घर पे नवाब की तरह बैठे हो, 4 बार पूछते तो बोलते हैं यस सर। ग्राफाइट का फॉर्मूला कार्बन होता मालूम है? क्योंकि आप लोग को, हमको तो डाउट है, तो तुम लोग को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम उस पर भी डाउट होता है। तो यहाँ पर देखो इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हम लोग एनोड यूज किए थे बेटा? निकल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ निकल के जगह पे अक्सर तुम देखना, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि बेसिकली इलेक्ट्रोड हम लोग ग्राफाइट या प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया कि ग्राफाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब यह है कि ग्राफाइट अगर हम लेंगे एनोड के तौर पे तो 330 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस एनोड पे कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा।
और इस टेम्परेचर पे O2 जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, इसके जगह पर निकल का इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सोडियम को केरोसिन के अंडर में क्यों रखा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत नेगेटिव हाई है, यानी कि काफी रिएक्टिव है। और कल के क्लास में पढ़े थे कि जिसका SRP नेगेटिव होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि सोडियम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो Na2 बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम कार्बोनेट बना देगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इससे बचने के लिए इसको केरोसिन के अंडर में रखा जाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अगर सोडियम को केरोसिन के अंडर में रखा जाता तो लिथियम को क्यों नहीं रखा जाता। पढ़ देख क्या है आंसर। जवाब क्या है बेटा, सोडियम काफी हल्का होता है, सॉरी लिथियम हल्का होता है। आपको पता होना चाहिए कि लिथियम इज वन ऑफ द Lightest. लाइटेस्ट, ये स्पेलिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, हाईएस्ट नहीं होगा, ये होगा लाइटेस्ट मेटल, Lightest. डेंसिटी काफी कम होता है। Lightest. तो जब केरोसिन में दोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तो ऊपर फ्लोट कर जाएगा। तो उसको कैसे रखा जाता है, रैप करके, पैक करके रखा जाता है, किसमें, पैराफिन वैक्स में। Paraffin wax. अब आ जाओ डाउन्स प्रोसेस पे बात करते हैं। ये रहा डाउन्स प्रोसेस में फ्यूज्ड NaCl लगभग इतना परसेंट 33% और CaCl2 लगभग 66.8% लेकर के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इस केस में एनोड जो होता है वो ग्राफाइट रॉड है, कैथोड जो है वो आयरन रिंग होता है। 600 डिग्री का सेंटीग्रेड रिएक्शन, और ये आपका रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको पता कि क्या होता है। आपको कैथोड पे सोडियम मिल गया। अब यहाँ से भी कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा कि CaCl2 का रोल क्या है, क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पढ़कर देखो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. दूसरा पॉइंट देखो बताया यार कि CaCl2 की जगह पर NF का इस्तेमाल भी हो सकता है, पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि बेटा CaCl2 का दाम, तो आपको याद होना चाहिए, इस क्लास के शुरू में बोल दिए थे कि बेटा जो टॉपिक पढ़ रहे हो इकोनॉमी के साथ डील करेगा। और इकोनॉमी का मतलब क्या होगा, दो चीज चाहिए, सस्ता चाहिए और इजी चाहिए। तो देखो ये दोनों बात आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपसे बताया जा रहा है कि डाउन प्रोसेस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ only CaCl2 is added to NaCl and the molten mixture is electrolyzed, but only NaCl is obtained। मतलब बोल रहा है कि मिक्स इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम में तो हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, दोनों का तो मिक्सचर भी, तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रोलाइज तो बोल रहा ये सब पढ़ाया है बेटा, वो तो टूट के क्या देगा Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ से क्या देगा Ca2 प्लस और Ca2 plus Cl minus. Minus. तो अब बताओ सोडियम और पोटेशियम में किसको चांस मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सोडियम। Sodium. है ना। नीचे वाले को चांस मिलता है या ऊपर वाले को चांस मिलता है बेटा, नीचे इलेक्ट्रो- वाला। नीचे नीचे वाला। तो हमारा कोड यहाँ था लाइक काना, तो सोडियम नीचे, तो सोडियम को चांस मिलेगा। फॉर दिस रीजन हम लोग को कैल्शियम नहीं मिलता है प्रोडक्ट के तौर पे। आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, तो जवाब क्या होगा, बोल लाइक काना मीर। तो अगर इसके जगह पे ये ले तो फिर हमारा सोडियम की जगह प्रोडक्ट कौन हो जाएगा बेटा, Magnesium. मैग्नीशियम विल बी प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि डाउन्स प्रोसेस में ग्राफाइट यूज किया गया, निकल का इस्तेमाल, जबकि पिछले वाले में निकल का इस्तेमाल हुआ, ग्राफाइट नहीं, यहाँ पे ग्राफाइट का इस्तेमाल हुआ, निकल नहीं। तो पूछा यहाँ निकल का क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जवाब है निकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनोड का जो प्रोडक्ट है वो क्लोरीन है। तो ये सब बेटा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग बात किस पे करने जा रहे हैं बेटा, कैल्शियम पे। तो ये कौन सा ब्लॉक चल रहा है बेटा, इस ब्लॉक। ये रहा कैल्शियम का डिफरेंट ओर्स, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसका नाम है, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरस्पर, कैल्शियम फॉस्फेट ऑल्सो नोन एज फॉस्फोराइट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा बताओ तो इस तरह का सॉल्ट को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस। सर एपेटाइट। ये तो सॉल्ट का नाम है, ये किस तरह का Double सॉल्ट, डबल सॉल्ट कहलाता है, सॉल्ट पर डबल सॉल्ट कहते हैं। अब फिर से देखो यहाँ पर प्रिपरेशन, यहाँ पर देखो क्या बताया गया कि आप कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सचर लो, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का और कैल्शियम फ्लोराइड का 6:1 का रेशियो में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। एनोड के तौर पे ग्राफाइट और कैथोड के तौर पर आयरन का इस्तेमाल होता है।
और रिएक्शन देख लो बेटा आपके कैल्शियम प्लस Ca2 प्लस Cl माइनस। अगले पेज में आ जाओ। तो यहाँ पर आपको एनोड कैथोड पे कौन मिल जाएगा? कैल्शियम। एनोड पे कौन मिलेगा? क्लोरीन। फिर से पूछेगा फ्लोस्पर का रोल क्या है? वही आंसर है, इसका एडिशन जो रहेगा वो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। अगला सवाल, एक्वस CaCl2 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? तो एक्वस का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट कैल्शियम की जगह पे कौन आ जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के बजाय कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ऐसा इस्तेमाल करना, एक्वा सॉल्यूशन क्यों नहीं इस्तेमाल होगा? तो आंसर वही है बेटा, फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। कैल्शियम के नीचे आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन। ठीक है। अब आ जाओ एल्यूमिनियम। बोल कौन सा ब्लॉक में चले गए हम लोग? सर प्री ब्लॉक। P block. ब्लॉक है, ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का ओर है बेटा, ये सब याद करो। कोरंडम का फॉर्मूला, बॉक्साइट का फॉर्मूला, रायोलाइट का फॉर्मूला, फेल्सपर का फॉर्मूला। और मोस्ट कॉमन, चलो सवाल का जवाब दो, विच इज द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो आंसर क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन बॉक्साइट। अब बॉक्साइट में भी कैटेगरी है, सुनो। बॉक्साइट के साथ अगर फेरिक ऑक्साइड पाया जाए हाई क्वांटिटी में और सिलिका लो क्वांटिटी में, तो उसको रेड बॉक्साइट कहते हैं, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का कलर लाल होता है। तो वो, लेकिन बॉक्साइट के साथ अगर फेरिक ऑक्साइड लो क्वांटिटी में पाया जाए और सिलिका हाई क्वांटिटी में पाया जाए, तो उसको किस नाम से पुकारते हैं बेटा हम लोग? व्हाइट बॉक्साइट। तो ये हो गया व्हाइट टाइप्स ऑफ बॉक्साइट। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके थे कि किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको अलग अलग स्टेप से गुजरना होगा। 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा? उसका प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। उसके बाद उसका रिडक्शन करेंगे और फिर जो मेटल मिलेगा उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। एक का नाम है बेयर्स प्रोसेस, जहां पर रेड बॉक्साइट इस्तेमाल होता है। एक है सरफेक्स प्रोसेस, जहां पर व्हाइट बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। और एक हॉल्स प्रोसेस, जहां पर लो कैटेगरी, लो ग्रेड ऑफ बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। ये 3 तरह का आपके पास मेथड है। क्या चीज का? ओर को प्यूरिफाई करने का। और जब प्यूरिफाई हो जाएगा, तो याद है ना टारगेट क्या था? ओर का प्यूरिफाई होने के बाद क्या करेंगे? ओर को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्साइड के बाद क्या करेंगे? उसका रिडक्शन करेंगे। तो ये रिडक्शन होगा। और यहाँ पर कौन सा रिडक्शन होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। क्यों? ऊपर है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर में ये बेटा कार्बन देंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कार्बन को उल्टा रिड्यूस कर देगा। फाइन। अब आइए इसके एक एक स्टेप पे बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, ये देखो, तो ये आपका फ्लोचार्ट से एक्सप्लेन किया गया बेटा कि फाइनली पाउडर्ड ओर में Fe2O3 टाइटेनियम ऑक्साइड ये इम्प्योरिटी के तौर पे पाया जाता है। उस ओर को कैल्साइन किया जाता है। कैल्साइन ओर के बाद उसको ट्रीट किया जाता है 45% NaOH सॉल्यूशन से, और उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने पे अलग हो जाएगा, ये इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है। और दूसरी तरफ आपको मिलेगा Al2O3, जो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, और उसमें जो बालू इम्प्योरिटी के तौर पर रहता है वो सोडियम सिलिकेट बना देता है। अब इस मिक्सचर को डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ, और उसमें ऐड किया जाता है, और इससे क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है बेटा, और पानी, इसको लेकर के हीट किया जाता है। हीट करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हीट करने पर Al2O3 मिलता है, जो आपको प्योर ओर हो गया। हम लोग याद रखना, शुरू किससे किए थे? Al2O3 से, और एंड में मिला क्या? Al2O3। लेकिन ये Al2O3 कैसा था बेटा? ये इम्प्योर था, और यहाँ पर जो Al2O3 मिलेगा वो प्योर मिलेगा। अब आ जाओ सरफेक्स प्रोसेस में। सरफेक्स प्रोसेस में व्हाइट बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें व्हाइट बॉक्साइट का मतलब होगा सिलिकॉन ऑक्साइड का क्वांटिटी हाई होता है, तो इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो जो इम्प्योर ऑक्साइड है वो कार्बन यानी कोक, ये देखो कोक लिया गया, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाता है। और जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है वो कोक के साथ रिएक्ट करके वेपराइज करके निकल जाता है। अब बाकी जो ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर सोडियम एल्यूमिनेट, और सोडियम एल्यूमिनेट को पानी के साथ ट्रीट करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? Al2O3। ये रहा आपके पास इम्प्योर कन्वर्टेड टू प्योर। प्योर मिल गया ये। अब आ जाओ हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में
क्रूड बॉक्साइट यानी लो कैटेगरी लो ग्रेड ऑफ बॉक्साइट तो हीट किया जाता है Na2CO3 के साथ। ये देखो हीट किया तो ये उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है, वो भी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम फेरेट बना। और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बना, इस सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ट्रीट करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर Al2O3 बनता है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे बेटा, तीनों ही मेथड में, वापस से आप तीनों मेथड में फॉलो करो। प्यूरिफिकेशन कौन सा प्रोसेस बेटा? बेयर्स प्रोसेस। Beers तो बेयर्स प्रोसेस में लास्ट स्टेप में AlOH होल थ्राइस बनाया एकदम लास्ट में, यस हाँ सर। सर। और उसको हीट करके Al2O3 बनाया, है ना। अब आज सरफेक्स प्रोसेस में भी देखो लास्ट में हम लोग क्या बनाए, AlOH होल 3 बनाए और हाँ, इसको सर। हीट करके बेटा Al2O3 लेकर के चले आए। और अगर आप हॉल्स प्रोसेस में देखोगे तो यहाँ पे भी आपके लास्ट में देखो तो क्या हुआ बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात? यहाँ पर ओर को क्या कर दिए बेटा, ओर को प्योर कर दिए। अब यहाँ पर अच्छा अब बताओ तो हमारा ओर कौन बना बेटा? ये तो जब ओर मिल गया तो ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो अब इसका रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ सर। अब यहाँ पर रिडक्शन देखो, प्योर एल्यूमिना लिया जाता है 60 पार्ट क्रायोलाइट एंड 20 पार्ट फ्लोरोस्पर। इलेक्ट्रोड जो होता है आयरन टैंक में किया जाता है। कैथोड के तो अच्छा ये सब आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कैथोड के तौर पे कौन बिहेव करता है, कार्बन। और एनोड के तौर पे ग्राफाइट रॉड का सीरीज होता है बेटा, लाइन से बना हुआ होता है। और ये रहा आपके पास रिएक्शन, ये तो उम्मीद करते खुद ही समझ जाओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है Al2O3 का, तो कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगा बेटा, एनोड पे ऑक्सीजन मिलता है। अब हो गया इसका रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम की जो प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेस का नाम क्या है? हूप्स प्रोसेस। यहाँ पे कई सारा चीज है बेटा जो आपको जानना है अच्छे से। चलिए एक एक लाइन टू लाइन बात करते हैं। ये प्रोसेस जो होता है वो बेटा आयरन टैंक में होता है, और आयरन टैंक के अंदर में किसका लाइनिंग किया हुआ होता है? कार्बन का लाइनिंग किया होता है। और इस टैंक के अंदर 3 लेयर मिलेगा बेटा, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 3 लेयर मिलेगा और तीनों लेयर लिक्विड के फॉर्म में होगा और आपस में मिक्स नहीं होगा। तो क्यों मिक्स नहीं होगा? इसका रीजन डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी डिफरेंट डेंसिटी है, तीनों का डेंसिटी अलग है। तो जो लेयर सबसे नीचे है इसका मतलब उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जो लेयर सबसे ऊपर है उसका मतलब उसका डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, और जो डेंसिटी जो बीच में आ रहा है उसका डेंसिटी सब इन बिटवीन आ रहा है। अब देखो क्या होता है, बॉटम लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ कार्बन लाइनिंग कंसिस्ट ऑफ molten impure aluminium। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूरिंग हूप्स प्रोसेस सबसे नीचे लेयर में कौन पाया जाता है? तो सबसे नीचे लेयर में किसको रखा जाता है बेटा? अब उसके साथ कॉपर ऐड कर दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि नीचे में मोल्टेन इम्प्योर एल्यूमिनियम के साथ कॉपर क्यों ऐड किया गया? तो जवाब क्या होगा? increase the density। हाँ, तभी तो वो नीचे बैठेगा ना, सबसे नीचे। ठीक है, और नीचे वाला लेयर किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? एनोड। अब आज मिडिल लेयर पे आते हैं। देखो मिडिल लेयर क्या बोलता है, मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ व्हाट? फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड सैचुरेटेड विद Al2O3। और इस लेयर का फंक्शन क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, और जो टॉप लेयर होगा आपके पास उसमें आपको क्या मिलने वाला है? प्योर Molten मोल्टेन aluminum। एल्यूमिनियम। और टॉप लेयर बिहेव कैसे करेगा? बिहेव लाइक अ कैथोड। कैथोड। और ये बेटा इसका डायग्राम होता है, देख ऐसा कुछ होता है। ये सीरीज ऑफ देखो बना हुआ है। ये सबसे नीचे वाला लेयर है बेटा, ये मिडिल वाला लेयर है, ये टॉप लेयर में पाया जाता है। ये सब बोर्ड एग्जाम नहीं कि आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा। मेन 3 याद रखना, 3 लेयर है। सबसे नीचे वाला लेयर एनोड, बीच वाला लेयर इलेक्ट्रोलाइट और टॉप वाला लेयर कैथोड। टॉप लेयर में आपको प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा और बॉटम लेयर में आपको इम्प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ बात करते किस पे बेटा? कॉपर पे। तो बोल कौन सा ब्लॉक में चले गए?
डी ब्लॉक डी ब्लॉक D है ना? block. तो वही बोले बेटा कि यहाँ पर जो एक एक एलिमेंट को पकड़ के बता रहा हूं, वो आपका एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारा कवर हो। फुल रिकॉर्डिंग हुआ क्या बता। तो कॉपर का देख लो, उसी पैटर्न पे पढ़ाई चल रहा है। क्या है बेटा यहाँ पर बोल, कॉपर का ओर है, ओर का सारा का नाम याद रखिए, और किस ओर को क्या बोलते हैं। ये सब बेटा डायरेक्ट पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ समझने का बोलने का है नहीं बेटा, आपको डायरेक्ट याद रखना कि कॉपर सल्फाइड आल्सो नोन एज कॉपर ग्लैंस और चैल्कोलाइट। ये देखो डबल सॉल्ट है, कॉपर पायराइट, और यही मेन ओर है। चलिए एक्सट्रैक्शन, दो मेथड आपके पास, एक पायरोमेटलर्जिकल मतलब हीट के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसको ड्राई प्रोसेस भी बोलते हैं बेटा, और एक Hydrometallurgy. पानी के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसको वेट प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब चलो एक एक करके प्रोसेस पे बात करते हैं। तो पहला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है बेटा? Dry process. यहाँ पर देखो, आपको फ्लो चार्ट के जरिए से ये देखो, ये कौन है बोल, कॉपर पायराइट, यही था ना फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया बेटा, कंसंट्रेट किया गया, यानी प्यूरिफाई किया गया। विच मेथड? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्योंकि बेटा ये सल्फाइड ओर है, याद है ना, सल्फाइड ओर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। Flotation method. तो ओर का कंसंट्रेशन देखो, जो 3% ओर था प्योर, उसका कंसंट्रेशन बढ़ करके 25 से 30% पे आ गया। फिर उसको रोस्ट किया गया, तो रोस्टिंग के दौरान क्या होगा बेटा, जो सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड ऑक्साइड में और सल्फेट में। फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालकर स्मेल्टिंग करवाया गया, तो बनता है Cu2S, और इसको बोलते हैं बेटा मट्टी, मैट। Matte. तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मैट, तो याद रखना Cu2S प्लस FeS, दिस मिक्सचर इज नोन एज मैट। फिर याद करो, आपको हम पढ़ा चुके थे, अपने आप सेल्फ प्रोडक्शन होता है कॉपर में। Yes, sir. होगा सेल्फ प्रोडक्शन, और सेल्फ प्रोडक्शन बेटा जिस कन्वर्टर में जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमर कन्वर्टर। और अगर आपको याद होगा तो सेल्फ प्रोडक्शन में जो कॉपर पाया गया था वो इम्प्योर कॉपर था, याद है उस कॉपर का क्या नाम से पुकारते थे बेटा हम लोग, Blister Yes, copper. sir. Blister copper. और उसका जो इम्प्योरिटी है वो 99% है बेटा, यानी 100% प्योर नहीं है। फिर उसको थर्मल रिफाइनिंग करते हैं तो 99.5% प्योर कॉपर, और लास्ट में जाकर जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, याद करो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का किसका एग्जांपल पढ़े थे, कॉपर के एग्जांपल पढ़े थे। ठीक है, तो कॉपर का एग्जांपल 99.9, वहां से रिफाइनिंग करने पर कितना मिला बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने पर 99.9% कॉपर मिलता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसी सब का बेटा देखो आगे चल करके मट्टी कैसे बनता था, अभी बताया ना, ये मिक्सचर को बेटा मट्टी बोलते हैं। और ये रहा उसका पूरा रिएक्शन, ये आप लोग खुद देख लेना। ये देखो लास्ट में बता दी ना, दिस मिक्सचर इज नोन एज मैट। ब्लिस्टर कॉपर कैसे बनता है ये भी आपको हम पढ़ा चुके थे सेल्फ प्रोडक्शन में, याद है लास्ट में क्या होता है, कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और वही सल्फाइड को सेम ओर रिड्यूस करके कॉपर देगा, SO2 देगा, और ये SO2 का एवोल्यूशन एक ब्लिस्टर अपीयरेंस देगा। या फिर याद है सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होगा, और वो, और इसके साथ जो ये SO2, तो SO2 का एस्केप कैसा देगा, फॉर्म्स बबल एंड लीव्स द सरफेस metal full of cavities which gives a blister appearance, it is known as blister copper, जो 98 से लेकर के 99% तक प्योर होता है बेटा। और ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है देखो तो, खुशका। और याद रखना ब्लिस्टर का मतलब पहले ऐसा नहीं होता बेटा, ब्लिस्टर आपको और कहां देखने को मिल सकता है, पेंटेड और लैमिनेटेड सरफेस,
कभी ऐसा हुआ बेटा घर का दीवार पे देखे, दीवार में थोड़ा दीवार को फुसका हो जाता है, कभी देखे आप लोग? अगर हाँ, डैम्प लग गया yes, पानी Yes की वजह sir. से, है ना? Yes sir. हाँ, या फिर कभी वो क्यों, अगर आप देखोगे अभी आप लोग मोबाइल में जो स्क्रीन गार्ड लगाते हैं बेटा, वहां पे भी अगर एयर बबल आ गया तो वो भी ब्लिस्टर हो जाएगा, हाँ yes sir. है ना? Yes sir. और कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा चुके बेटा, तो इस पे हम लोग और बातचीत नहीं करेंगे। अब आज किस पे बात करते हैं हम लोग? आयरन। आयरन। अब देखो आयरन का ये डिफरेंट ओर है, हेमाटाइट, आयरन पायराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, सबका फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्म्स ऑफ आयरन, आयरन का अलग अलग फॉर्म देख लो, कास्ट या पिग आयरन, देखो इसको ये आयरन को बोलते हैं कास्ट आयरन या पिग आयरन। कास्ट आयरन, पिग आयरन में 2 से 4.5% तक कार्बन होता है, और ये सबसे ज्यादा इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन पाया गया। आयरन का सबसे इम्प्योर फॉर्म जो होता है उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल नहीं होता। 2 तरह का होता है, व्हाइट एंड ग्रे। व्हाइट जो होता है उसमें आयरन कम होता है, कार्बन ज्यादा, सॉरी आयरन ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है। और जो ग्रे होता है बेटा उसमें आयरन कम होगा और कार्बन ज्यादा होगा, तो कार्बन ज्यादा होने पर उसमें कुछ कालापन आ जाएगा। दूसरा आपके पास है रॉट आयरन, देखिए इस तरह का रॉट आयरन। रॉट आयरन के अंदर में हाँ, बेटा आपको कार्बन 0.5 पर 25%, ये सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। सॉफ्ट होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, और इसका वेल्डिंग कर सकते हैं, इसीलिए तो वेल्डिंग करके बेटा ऐसा शेप आएगा। लेकिन कास्ट आयरन को आप वेल्ड नहीं कर सकते। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन, रोस्टिंग, ये सब पढ़ाया है बेटा, ये सब अब आप लोग देख लेना। स्मेल्टिंग पढ़ा चुके आप लोगों को, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस, अब ये जो ब्लास्ट फर्नेस का खेल है बेटा आपको यहाँ पे याद करना होगा। पढ़े ब्लास्ट फर्नेस, याद है? ऐसा था, पढ़े थे ना बेटा, 3 जोन होता है, है ना? हाँ yes sir। वो तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, किस जोन, ऊपर, बीच में, ना नीचे? सर नीचे। नीचे। और उस जोन का नाम क्या होता है बेटा? जोन ऑफ कंबशन, जिसका टेम्परेचर इतना है। और वहां पे क्या क्या रिएक्शन होता है ये आपको याद करना है। ये सारा रिएक्शन किस जोन में कितना टेम्परेचर है, जोन ऑफ फ्यूजन का टेम्परेचर ये है, उसमें ये रिएक्शन होता है। उसके बाद मिडिल सेक्शन जोन, स्लैग बनता है इस टेम्परेचर पे, इंप्योरिटीज रिमूव होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब आपको बेटा रिएक्शन याद करना है। और सबसे टॉप में आ जाओ जहाँ टेम्परेचर सबसे कम है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा? स्पॉन्जी आयरन तैयार होता है, इंप्योरिटीज ये सब निकल जाता है, ये सब पढ़ो खुद से। लास्ट में एक चीज और याद रखना कि मेल्टिंग ऑफ पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन फॉर्म्स कास्ट आयरन। Cast iron. और ये आपका डायग्राम है, तो ये आप लोग देख लेना बेटा। ये सब देखो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, ये सब अलग अलग रिएक्शन हो रहा है, किस टेम्परेचर पे क्या रिएक्शन हो रहा है ये आपको याद करना है बेटा। यहाँ पे बताने लायक कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा स्टील पे बात करते हैं। आयरन का मतलब स्टील पे भी बात होगा, बेसमेंट प्रोसेस, ये सब छोड़ो आपको। हाँ याद है। स्टील क्या होता है कौन बताएगा? पहले ये बताओ स्टील होता क्या है, बोलना। आयरन के साथ कार्बन। Carbon. ये कार्बन का क्वांटिटी स्टील को डिसाइड करता है। तो ये इसका डिवाइस का शेप है बेटा, इसको बेसमेंट कन्वर्टर कहते हैं। इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर बेसिक इंप्योरिटीज रिमूव करना तो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, और अगर एसिडिक गैंग है तो बेसिक डालेंगे, तो उसके अंदर ये सब होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इंप्योरिटीज रिमूव स्लग हो गया, कार्बन इज एडेड, ये आपका मेन खेल है बेटा। और कार्बन को ऐड करते उसको किस नाम से जानते हैं बेटा? यहाँ पर स्पाइजेल। स्पाइजेल या स्पाइजेलेसिन। और ये होता क्या है? ये एलॉय होता है आयरन का, जिसमें 25 से 35% आयरन होता है बेटा, 5 से 15%। और सबसे ज्यादा कौन है? कार्बन। यही कार्बन ऐड होता है बेटा स्पाइजेल। और इसका रोल क्या होता है? डीऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन करता है, कार्बन एंड एमएम रिमूव्स ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन स्टील। एंड रिकार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा जितना कार्बन का जरूरत है वो सप्लाई होता है। ये ओपन हार्ट प्रोसेस, ये सब नोट्स में पढ़ लेना बेटा। आपको कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? हाँ ये देखो ये सब पॉइंट आपसे पूछेगा। क्विंचिंग या हार्डनिंग ऑफ स्टील का मतलब क्या होता है? तो देखा गया कि स्टील को अगर इस टेम्परेचर तक हीट करके अचानक से ठंडा कर दो तो वो हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है। इस प्रोसेस को क्विंचिंग या हार्डनिंग ऑफ स्टील कहते हैं। नेक्स्ट, टेम्परिंग क्या होता है? तो
स्टील, इसको करने के बाद फिर से इसको हीट करो 500 के आसपास, और धीरे धीरे ठंडा करो, तो जो हार्डनेस था वो वापस रह जाएगा, लेकिन ब्रिटलनेस चला जाएगा। इस प्रोसेस को टेम्परिंग कहते हैं। एनिलिंग क्या होता है? तो स्टील को हीट करो बिलो रेड हॉट और धीरे धीरे कूल करो, ये सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, इसको एनिलिंग कहते हैं। पैसिविटी ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? तो आयरन जब कॉन्क HNO3 के कांटेक्ट में आता है बेटा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसके वजह से वो अपना रिएक्टिविटी खो देता है, इसको पैसिविटी ऑफ आयरन कहते हैं। देखो, आयरन बिकम्स पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी थिन, इनविजिबल एंड इम्परमेबल लेयर ऑफ फेरोसोफेरिक ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस व्हेन इट कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सोर्स बेटा यहाँ से मिलता है। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? दिस लेयर कैन बी स्क्रैच्ड, या हीट कर दो तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये पैसिविटी ऑफ आयरन है। जिंक, सेम पैटर्न पे पढ़ाई बेटा, सारा देख लो आपके पास। जिंक का ओर है, जिंक को कंसंट्रेट किए। अच्छा देखो तो कंसंट्रेशन किस मेथड से किए? क्योंकि जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक सल्फाइड हो रहा है, तो जहां पर सल्फर हो जाएगा वहां पर फॉस्फोटेशन प्रोसेस करेंगे, फिर उसको रोस्ट किए। देखो ये रोस्टिंग हो गया इस। और अगर कैलामाइन होगा तो कैलामाइन का मतलब फिर कैल्सिनेशन करेंगे, कि कैलामाइन में ऑलरेडी कार्बन है, तो उसको रोस्ट करने का जरूरत नहीं, कैल्सिन करेंगे। यानी आपका टारगेट क्या हुआ? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। वंस यू गॉट ऑक्साइड, अब आप रिडक्शन में चले जाओगे। रिडक्शन इस बार किससे किए बेटा? कार्बन से किए। ये देखो जिंक मिल गया। और यहाँ पर जो जिंक मिलता है इस प्रोसेस में, जो इम्प्योर जिंक है उसका नाम स्पेल्टर जिंक। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इम्प्योर जिंक का नाम स्पेल्टर जिंक, इम्प्योर कॉपर का नाम बोलो रे, पूछे कुछ सवाल? ब्लिस्टर कॉपर। अब देखो प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा यहां तक? Yes. जिंक के बाद अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अब यहां से आपसे पूछेगा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बाकी तो सब उसी पैटर्न पे था जो पढ़ाई के अपन कि फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन यूज्ड as electrolyte should be highly pure. Pure zinc is not used as cathode because deposition of pure metal on zinc neither become uniform nor smooth. Electrolysis of ZnSO4 solution Zn2 plus, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। जब जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे, ध्यान से सुनना बेटा यहां पर, तो कैसे होगा बोलो? चूंकि ये सॉल्यूशन बेटा बोल क्या मिलेगा? H+ और OH-, तो आपको क्या मिलना चाहिए प्रोडक्ट कैथोड पे? हाइड्रोजन। लेकिन बेटा यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है, याद रखना कि आप चाहते हो कि नहीं हमको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, आई वांट दिस। तो अगर इसको चाहिए तो आपको और ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना होगा टू गेट दिस प्रोडक्ट। ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर वोल्टेज। ठीक है, ये सब आप ओवर वोल्टेज के बात हो गया। यहाँ पर आपको बताने लायक कुछ नहीं, सिल्वर। अब आ जाओ सिल्वर पे, ऑकरेंस देख लो, ये सब याद करो बेटा कौन कौन सा ओवर है। और इसमें याद रखना आर्जेंटाइट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, Ag2S। तो चूंकि Ag2S सल्फाइड हो रहा है तो कैसे करेंगे बेटा? प्यूरिफिकेशन, फॉस्फोटेशन प्रोसेस से करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आता है, देखो क्या होता है। एक बार जब आपका ओर प्यूरिफाई हो गया, dilute solution of cyanide is added to the concentrated ore and the mixture is continuously agitated by the current of air for several hours. Silver sulfide forms a soluble complex goes into the solution. यहाँ पर देखो एक complex का formation होता है and this complex is called sodium argento-cyanide का formation होता है। तो जो आपका प्योर ओर होगा उसको हम लोग साइनाइड, कौन सा साइनाइड? सोडियम साइनाइड देंगे,
तो सोडियम आर्जेंटेट साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। एंड सोडियम सल्फाइड ये जो बना formed in the above reaction get oxidized by the oxygen of air to form sodium sulfate, ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। ये जो हमारा बना इसको जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो ये रिएक्शन आपको हम कहां पढ़ाए, कोई बताएगा? जाकर देखना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट सेक्शन में जब आपको हम पढ़ा रहे थे तब आपको एप्लीकेशन में ये बताए थे, है ना? तो जिंक के साथ ट्रीट करने पर ये आपको सिल्वर मिल गया। लेकिन यहाँ जो सिल्वर मिलता है वो कैसा सिल्वर होता है? स्पॉन्जी। वो इम्प्योर, और यहाँ पे इम्प्योर सिल्वर का नाम है स्पॉन्जी सिल्वर। तो देखो कई सारा नाम आ गया। इम्प्योर जिंक का नाम स्पेल्टर जिंक, इम्प्योर कॉपर का नाम ब्लिस्टर कॉपर, इम्प्योर सिल्वर का नाम स्पॉन्जी सिल्वर। स्पॉन्जी अब इसको सिल्वर। प्यूरिफाई करना होगा। तो प्यूरिफाई करने के लिए क्या ऐड किया जाता है बेटा? इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बेटा हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के टाइम पे ये रहा आपका कैथोड और एनोड का रिएक्शन। पढ़ लो ये सब। इन शॉर्ट बेटा जो आपको हम आइसोलेशन का यानी प्रीवियस पिछले क्लास में जो सारा प्रिंसिपल्स पे बात की थे, ये सारा वही प्रिंसिपल है। बस अब आपको एक बार को देखना है कि किसमें कौन सा प्रिंसिपल कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है यहाँ तक? तो आज किस किस एलिमेंट का हम लोग एक्सट्रैक्शन पे बात किए बेटा? आज हम लोग बातचीत की, बोलो किस पे? सोडियम पे बात हुआ, कैल्शियम पे बात हुआ, एल्यूमिनियम पे बात हुआ, बोल जिंक पे बात हुआ, आयरन के साथ स्टील पे भी हम लोग बात किए और सिल्वर पे बात की। यानी ये जो बात हुआ ये बेटा एस ब्लॉक का बात था। ये पी ब्लॉक और आयरन सिल्वर जिंक ये सब, कॉपर भी था, कॉपर, ये सब डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का 4 एलिमेंट पे बात की, एस ब्लॉक का 2 एलिमेंट और पी ब्लॉक का 1 एलिमेंट। यहां तक हो गया बेटा। अब आप लोगों का वीडियो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आज रात तक आप लोगों को दोनों वीडियो मिल जाएगा। लेकिन नोट्स पे बेटा थोड़ा सा और उसका मॉडिफिकेशन कर, कुछ और पॉइंट ही कर रहे हैं। तो होपफुली एक्सपेक्ट करो बेटा कि इस चैप्टर का नोट्स आपको हम कल तक भेज देंगे। ठीक है? ओके सर। अच्छा, कुछ अनाउंसमेंट है, सुन लो। फुल केमिस्ट्री बैच आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, मॉक। ठीक है? नेक्स्ट थर्सडे से। आका बैच आज आपका एग्जाम होने वाला था बेटा। हाँ सर। हाँ, तो ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मेरे पास खबर आया है। तो मैं भी आज का एग्जाम पोस्टपोन करके बेटा कल हम डाल देंगे। तो देखो हो सकता है आपके पास नोटिस पहुंच गया होगा पढ़ाने के दौरान। ठीक है? ऐप में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो उसके लिए आप और एक चीज आप लोगों को बता दे रहे, आप जितने लोग भी है बेटा कोशिश करना, आप लोगों को उम्मीद करता है आप सबको पता होना चाहिए कि अपने अपने ऐप को कैसे अपडेट करना बेटा, क्योंकि वहां पे काम चल रहा है बेटा टेक्निकल पॉइंट। शाम तक एक बार ऐप को फिर से अपडेट जरूर कर लेना ताकि आप लोग स्मूथली एग्जाम दे पाना। तो बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, समझे बेटा लोग? हाँ सर। यस सर। और कुल केमिस्ट्री का बच्चा लोग आप लोग के पास 1 हफ्ते का टाइम है, वो आप लोग अपने आप अपडेट कर लेना। लेकिन बाकी लोग आज हो सके तो मैनुअली अपडेट कर लेना, अभी नहीं लेकिन शाम तक अपडेट करना है आपको। चलिए अब डाउट सेशन पे आते हैं। कोई बेटा आज है जो डाउट्स पूछना चाहेगा? अगर किसी को डाउट्स पूछना है तो बोल बेटा। नो सर।